अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी इस वक्त कराची के 3 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं, जहां कल तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की जमहूरी इक़दार सिंध हुकूमत की मेहमान नवाजी की तारीफें कर रही थी और ये एतराफ़ कर रही थी कि पंजाब के बरक्स सिंध में उनके साथ बेहतर बर्ताव किया जा रहा है। मगर कल रात अचानक कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि जिसके बाद हालात बदल गए और जज्बात बदल गए और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान खुशगवार माहौल में मुफाहमाना जुमलों के तबादले के बजाय लफ्जी जंग छिड़ चुकी है। अहम बात यह कि वैसे तो सिंध हुकूमत तीन रोज पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाग़े जिना में जलसा करने की इजाजत दे चुकी थी, मगर कल तक यह बहस जारी थी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाग़े जिना में जलसे की तहरीरी इजाजत भी मिलेगी या नहीं। जिसके बाद कल शाम जिले इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे का एनओसी जारी कर दिया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाजत ताखीर से मिलने की शिकायत के साथ जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। मगर कल देर रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि बाग़े जिना में जलसे की तैयारियों के दौरान पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर धावा बोल दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी सामने आई। इसी दौरान वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने अपने बयान में कहा कि बाग़े जिना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत है। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। हुकूमत की रिट को चैलेंज करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी अपने बयानात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तंज करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसागाह नहीं भर सकती, इसीलिए अब पुलिस एक्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने में सिर्फ कुछ ही घंटों की ताखीर हुई है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतवार को जलसा नहीं कर सकती तो पीर को कर ले। सूबाई हुकूमत की तरफ से जलसे की इजाजत है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी शुबा इत्तलात ने अपने बयान में कहा है कि जलसे के लिए एनओसी गैर मामूली ताखीर से जारी किया गया। रात की तारीकी में सिंध पुलिस ने बाग़े जिना के जलसागाह में मौजूद निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद किया, लाठीचार्ज किया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत की इस दोगली पॉलिसी, जाली ऐलानात और जबर की शदीद मुजम्मत करती है। इस्तकबाल और इजाजत के दावे महज एक सियासी ड्रामा थे। यानी पंजाब के बाद सिंध में भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के दौरान कशीदगी पैदा हो गई है और इस पूरी सूरत में अब सवाल यह है कि कल रात अचानक क्या हुआ और मुल्क में जारी सियासी कशीदगी का खात्मा कैसे होगा और इस सियासी कशीदगी में कमी के लिए कौन पहला कदम उठाएगा। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब, सिंध में वजीर भी हैं, और इसके अलावा में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नासिर हुसैन शाह साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि वो दौरा करेंगे कराची का और सिंध के दूसरे शहरों का, तो आप लोगों ने इसको वेलकम किया। आपने कहा कि जो सियासी एक्टिविटी है उसकी इजाज़त है करने की। फिर हमने देखा कि सईद गनी साहब ने एयरपोर्ट पे आके अजरक और सिंधी टोपी भी पहनाई सोहेल आफरीदी साहब को। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर आप लोगों के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, क्या हुआ है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, हमने तो मुकम्मल तौर पर जो हमारे मेहमान आ रहे थे उनका इस्तकबाल भी किया, उनका हर लिहाज से ख्याल भी रखा गया और परमिशन भी उन्होंने खुद मांगी बाग़े जिना में जलसा करने के लिए। हालांकि बाग़े जिना जो है ग्राउंड, जो जिना ग्राउंड है वो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आता है, उनकी है जिम्मेदारी, क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह के मज़ार और उसके साथ जो मुल्हका ये ग्राउंड है वो उनके पास है। हम भी जब कोई जलसा करते हैं, हमने 7-8 जलसे किए हैं यहाँ पे, तो उसकी परमिशन उन्हीं से लेते हैं और फिर जो हमारी इंतज़ामिया है। तो पीटीआई वालों ने भी जो उनकी प्रॉपर थी एक तरीक़ेकार, वो भी उन्होंने अडॉप्ट किया, उनकी फीसेस वगैरह भी जमा की और इसी वजह से थोड़ा डिले भी हुआ जो उनको एनओसी हमने दिया। लेकिन फिर बदमज़गी शुरू हुई कि कोई 1-1.5 घंटा वो लेट हुआ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो इन्होंने अनाउंस किया कि जी हम उसमें बाग़े जिना में नहीं बल्कि रोड पे जलसा करेंगे और फिर इसी वजह से ये सारी सूरत हाल हुई। हमने उनसे राब्ता भी करते रहे, राब्ते में भी रहे। हमने कहा अगर देर हुई है, कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत, कोई वेंडर्स की तरफ से कोई ऐसा है, तो हम भी कोशिश करके जो हमारे वेंडर्स हैं जो हमें जलसा में करते हैं फैसिलिटेट, हम उनको भी कहते हैं, उनकी राब्ते भी करवाए।
लेकिन फिर एक ये बदमज़गी सी शुरू हुई, कुछ बयानात भी इस तरह से, और ख़ास तौर पर असद कैसर साहब अगर मौजूद हैं तो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और हमें सीनियर हैं, हम इनके लिए बहुत रिकॉर्ड है कि सीएम केपी साहब की तरफ से जो बयानात आए, उन्होंने एक तरफ अच्छी बात भी की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक वो जो, मैं उसको क्या कहूँ, सख्त अल्फाज तो हम कहने के आदी नहीं है, कि जिन्होंने कहा जी जरदारी हुकूमत जो है अब उससे देखेंगे क्या होता है। यहाँ कोई दो राय नहीं है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट, तो एक ही राय होती है। अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पहले दिन से ही किसी को मना करते तो कोई भी न इस्तकबाल को जाता, ना ही कोई हम और इनको फैसिलिटेट करते किसी भी मामले में। तो एक तो वहां से शुरू हुआ, फिर हमारी तरफ से भी पार्टी में भी आया कि देखें आप इतना कुछ तनकीद से, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को तनकीद की है उनके ऊपर। ये सिलसिले इस तरह चलते रहे और अब भी वहां पे इस वक्त जो है, पहले बज़िद थे पीटीआई के दोस्त के रोड पे करेंगे, अब तो वहां पे ग्राउंड में काफी लोग आ गए हैं। अच्छा, तो इसमें ये बताएगा नासिर हुसैन शाह साहब कि कल मैंने आपकी डिस्कशन भी सुनी हलीम आदिल शेख साहब के साथ, और वो कहते रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब देर हो गई है तो आप हमें सड़कों पे करने दे। ये महज ऐलान था, ऐसा तो नहीं था कि वो सड़कों पे निकल आए या सड़कें ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से इतनी बदमज़गी पैदा हो गई कि बागे जिना पे जब रात को उनके कारकुनान और उनके सपोर्टर्स पहुंचे तो उन पर धावा बोल दिया गया, क्रैकडाउन किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसा कोई ऐलान तो नहीं था। और अगर जरदारी साहब के बारे में भी कोई बयान दिया था तो सियासतदान तो एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं, उसमें पुलिस क्रैकडाउन तो नहीं आ जाता, पुलिस क्रैकडाउन तो नहीं करती, तो वो क्यों वहां तक क्यों मामला पहुंचा? देखें, उसके लिए इंक्वायरी हो रही है कि ये क्यों हुआ। उनकी तरफ से ये है कि जी हमसे आके उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, या जो भी सिलसिला था कि रोड पे ही अपनी चीजें लगानी शुरू की, ग्राउंड में नहीं कर रहे थे। हम उन्हें कह रहे थे कि आप ग्राउंड में जाएं, वो कह रहे थे कि नहीं हमने रोड पे ही करना है। ग्राउंड में कुछ लोग मौजूद थे जो उन्होंने इब्तदाई तौर पे बताया है, लेकिन इनकी मुकम्मल इंक्वायरी हो रही है और जो भी उसमें गिल्टी होगा उसको जरूर पनिश किया जाएगा। ओके, असद कैसर साहब वो कह रहे हैं कि जो भी गिल्टी होगा, इंक्वायरी कर रहे हैं, उसको पनिश किया जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि बदमज़गी उस वक्त हुई जब आपने खुद रिक्वेस्ट की थी कि बागे जना में इजाजत दी जाए, और इजाजत आपको ताखीर से मिली, लेकिन फिर आप लोग बज़िद थे कि हम सड़कों पे करेंगे और सड़कों पे अपना ये जलसा करेंगे, और दूसरा फिर कुछ सियासी बयान भी थे जिसकी वजह से बदमज़गी पैदा हुई है। जी असद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि एक बहुत अच्छा गुड जस्टर था और हमने महसूस किया कि क्योंकि सिंध की आवाम और जो वहाँ की जो हुकूमत है, हम समझते हैं कि उसके अंदर कोई जमहूरी रिस्पेक्ट है जमहूरियत की, और कोई उसके अंदर ये भी रिस्पेक्ट है कि वो अपने मुखालिफिन की, मतलब बात है तो जो भी है आपस में तो हम अपोजिशन है, ये हुकूमत है। ये तो नहीं हुआ कि हम आपस में हमारी कोई लाइंस हो गई, हमारे तो इख्तलाफात है, लेकिन इख्तलाफात के लिए एक दायराकार होता है, एक उसूल होते हैं, उसके अंदर आप अपनी बात करते हैं। तो वो तो हम करते रहेंगे। पीपल पार्टी के बारे में हमारे कंसर्न्स हैं, हमारे इश्यूज है, और हम समझते हैं कि पीपल पार्टी जो है ना, इस वक्त की जो नाजायज हुकूमत बैठी है, इनकी सहारी बेटी है, और इसकी वजह से जो है इस वक्त वो जो भी कानून साजी कर रही है, तो वो तो हमारा एक मौक़िफ़ है, वो तो हमारा हक है, जमहूरी हक है कि हम जो भी मौक़िफ़ रखें। लेकिन जो भी मौक़िफ़ है वो तो आइन और कानून हमें हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज भी करते हैं, जैसे जुलूस भी कर सकते हैं। तो हमारी पीपल पार्टी से कम अज़ कम ये तवक्को थी कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, ये वो पार्टी है जिसने मुल्क के लिए 1973 का आइन दिया था। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊँगा, लेकिन कल मुझे भी सीएम साहब ने फ़ोन किया और मुझे सलमान कराजा ने भी किया, आदिल शेख ने भी किया कि आप जल्दी में आ जाओ। फिर उसने मुझे सुबह फ़ोन भी किया, फिर हमें टिकट का भी प्रॉब्लम हुआ, वो टिकट टाइम पे नहीं मिला क्योंकि फ्लाइट बहुत टाइट थी, वो कोई सीट हमें नहीं मिला तो मैं नहीं आ सका। तो मसला ये है कि क्या ये तरीका रहेगा? क्या ये जमहूरियत है? जमहूरी पार्टी है, ये मुल्क अगर जमहूरियत पे बिलीव करता है और इस मुल्क में कोई रिस्पेक्ट है जमहूरियत के लिए, तो हमारा कानूनी आईनी हक है कि हम जल्द से करें। और अभी तक बताए ना, जो 2 दिन गुजरे हैं, क्या उधर गैर कानूनी चीज हुई है, लोगों ने
बहुत वालहाना वो इस्तकबाल कह रहे हैं ना कि किया। आप लोगों ने बागे जना पे कहा था कि करेंगे जलसा, फिर आप बज़िद थे कि नहीं हम सड़क पे जो है मेला लगाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कल अली वजीर शाह से मेरी बात हुई थी रात को। हाँ। उसने कहा कि वो जो एनओसी उन्होंने दे दिया है बागे जना की, तो वो हम कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि जो बिल्डर होते हैं वो स्टेज बनाना वो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए 2-3 दिन चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप लेट करेंगे तो हम फिर वो क्या करेंगे, कंटेनर एक लाएंगे, वो कंटेनर पे जो सिस्टम होता है वो उसी करेंगे, तो फिर तो वो नहीं हो सकेगा, जैसा तो नहीं है। बहरहाल अभी मुझे लेटेस्ट मालूमात नहीं है, क्योंकि अभी मेरा भाई उसके साथ है, वो उसके साथ जी जी, इस मिनिस्टर है। वक्त बागे जना में लोग इकट्ठा तो हुए हैं, लेकिन पता नहीं उस तरह का जलसे का इंतजाम है कि नहीं वहां पे। लेकिन नहीं, नासिर जल्दी हुसैन का शाह कोई साहब। इंतजाम नहीं है, लाइट्स का नहीं है। जी देखिए जी वो खुदा न खासा उधर कोई हादसा होता है, कोई वाकया होता है, कोई जी। तो कौन सी बता रहोगे, तो सुबह हुकूमत से बता रहोगी। नासिर साहब, एक मैं वाकया तो इसलिए चले बागे जना पे हुआ, दूसरा पे सोहेल आफरीदी साहब ने कल ये ट्वीट किया कि वो हैदराबाद से जब कराची के लिए निकले तो बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए गए, मोटरवे बंद किया गया, उसकी वजह से उनको पता नहीं अंदर जंगलात से होते हुए, अंदर से गलियों से होते हुए, वो कह रहे 7 घंटे में पहुंचा, और ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी टीम की जिंदगी रिस्क पे लगा दी थी। तो ये क्या हुआ है? चले यहाँ पे तो एक मामला था कि जलसे का वेन्यू क्या होगा, सीएम जो कह रहे हैं कि मेरी राह में रुकावटें खड़ी की गई, मुझे कराची नहीं पहुंचने दे रहे थे, ये क्या मामला हुआ है? देखें, वो उनको मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल था, और वो जो एक सिक्योरिटी अलर्ट आया हुआ है उसके तहत उनको जो महफूज तरीन रास्ते थे वहां से लेके आया गया। तो इसमें जाहिर है थोड़ी तो वो सी कह रहे हैं मेरी जान खतरे में थी, आप कह रहे हैं कि वो महफूज तरीन रास्ता था। जी, वो महफूज तरीन रास्ते थे और उनको उसमें लाया गया है। पुलिस और पूरी प्रोटेक्शन उनके साथ थी। वो हमारे मेहमान हैं और सिंध उनकी पुलिस थी उनके साथ। जिंदगी, उनकी इज्जत हमें, जी बिल्कुल, सब लोग उसी वजह से तो वो आए हैं उस रास्तों से। नहीं तो वो कैसे, अगर वो सारे अगर वो जैसे कह रहे हैं कि नाका लगा हुआ था और सबने बंद किया हुआ था, तो फिर वो कैसे आ सकते थे? तो जाहिर है उनको उन तो रास्तों वो से, उन नाका दीगर जगहों से वही उनके लिए लोग। मुश्किलात पैदा करने के लिए लगाया गया था या कोई और वजह से लगाया गया था? नहीं, ये उनकी सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत के लिए जो था वो इस तरीके के ऊपर अमल किया गया, जो अभी रिपोर्ट आई है जो इंतजामिया ने हमें दी है। सही है। तो आसिफ कैसे साहब, इतनी अच्छी बात है। देखें, वो कह रहे हैं सिंध पुलिस साथ थी, महफूज रास्ता आपको फराम किया गया। ठीक है, रास्ता थोड़ा तवील हो गया, उनका सफर तवील हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी महफूज रास्ता दिया गया है। आप कह रहे हैं कि जान खतरे में डाल दिया। मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, आप भी समझते हैं, ये भी समझते हैं कि किधर से क्या हो रहा है। क्या ये जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस तरह इंस्ट्रक्शन लेगी? क्या हमारी अपनी से नहीं होगी? क्या हमने जमहूरियत को इस तरह किया है? क्या मतलब, देखिए ये हमारा कानून है। अभी जी मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है, फूड पे रोड ब्लॉक है, जगह जगह लाठीचार्ज हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो नासिर साहब आप ये भी देख लेना, मतलब ये कि ये आपकी पार्टी तो देखो ये पूरे मुल्क की पार्टी थी, और वो देख ले कि क्या चीजें है जिसने पीपल पार्टी को आवाम से जो है अलग कर रही है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं जाना चाहता, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, हमारी आपके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन देखिए ये हमारे जमहूरी हक है। ये आपके लिए एक बहुत, ये सिंध की आवाम के लिए एक नेगेटिव पाल होगा कि एक मेहमान आया है और इस मेहमान के साथ इतना, जिस तरह पंजाब में भी तुकरी हुई, हम सिंध की आवाम से ये तवक्को नहीं रख रहे हैं। हम सिंध की बच्चे हैं कि एक पार्टी भी अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती है, एक जिम्मेदार पार्टी कहती है। और मैंने तो आपके हमारे बिलावल भुट्टो साहब से, चूंकि मैं स्पीकर था, सारे से मेरे राबते भी थे, और मतलब एक बिलीव करते हैं जमहूरियत पे। तो जमहूरियत पे बिलीव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर, अगर आप कहते हैं कि जरदारी साहब के ऊपर तनकीद भी, तो ये तो हमारे जमहूरी हक है। हमने अगर बात करनी है तो डेफिनेटली हम करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं असद साहब कि अभी भी आपको ये इतलात मिली कि शेलिंग हो रही है, तो नासिर साहब अगर आप कहते हैं कि इंक्वायरी कराएंगे जो कल हुआ, तो आज भी हमने ये मनाजिर देखे पूरा वक्त के, जो बागे जिना में पुलिस मोबाइल्स थी, वहां पे कैदी वैन खड़ी हुई थी, और जो लोग अंदर आ रहे थे बागे जिना में जलसा अटेंड करने के लिए, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा था, उन पे शेलिंग भी हो रही थी, फिर दूसरी तरफ से पथराव भी हुआ। तो बागे जिना तो आपने दे दिया है, तो फिर वहां पे पुलिस क्या कर रही है, क्यों रोक रही है लोगों को अंदर आने से? देखिए, वहां पे कुछ इसकी वजह से ये बदमज़गी हुई। असद कैसर साहब हमारे इंतहाई मोहतरम है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि सीएम के पी सोहेल अफरीदी साहब अचानक तो नहीं आए थे ना सिंध में, उनका प्रोग्राम शेड्यूल प्रोग्राम था और सबके इल्म में था। अगर हमारे ऊपर किसी का प्रेशर होता तो क्यों इस तरह से चेयरमैन साहब के हुक्म पे हमारे कैबिनेट के सीनियर वजीर, जो डिविजनल प्रेसिडेंट भी हैं कराची के, सईद गनी साहब, वहां पे उनको वेलकम करते, अजरक और टोपी पेश करते, या फिर उनका प्रॉपर तरीके से उन्होंने हर जगह जहां
वो उन्होंने जाना चाहा, वहां पे उनको फैसिलिटेट किया गया, उनका पूरा प्रोटोकॉल, उनकी यही तो बात हो रही है कि हर देखिए चीज जो की गई। सिंध की मैं मेहमान वही नवाजी उसी है पे आ उसकी रहा हूं। तारीफ हो रही थी, आपके जमहूरी इक़दार मैं की उसी जो है तारीफ हो जी रही थी, जी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मैंने तमाम खुद चीजें क्योंकि शायद मैंने नून लीग देखे, को मैंने आप ट्वीट निकाले, मैंने कल इनकी तारीफ की जी है। जी मैं नासिर साहब ये मैंने पूछना चाह रहा हूँ कि ये जब तमाम तारीफें हो रही थी उसको ऑब्वियसली नून लीग को तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां तो इल्जाम लग रहा था कि देखिए पंजाब में आपने कितना मिसमैनेज किया, यहाँ कितनी अच्छी तरीके से उनका एक जमहूरी तरीके से इस्तेकबाल किया गया है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं कि नून लीग को परेशानी हो रही थी, उनको बुरा लग रहा था, जिस वजह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करना पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी तब्दील नहीं हुई, ना ही नून लीग ने हमें कोई गिला किया है, ना ही किसी और तरफ से। मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ ना कि कल बागे जिना के लिए 4 साढ़े 4 बजे तक बात होती रही कि जी आप दे दें, 5 बजे तक दे दें, वो 6:30 बजे निकला है नोटिफिकेशन, तो उसके बाद से ही ये चेंज हो गया, जी हम रोड पे करेंगे, और फिर वो एक हो गई। लेकिन मैं जाती तौर पर माजरत करता हूँ अगर कहीं पे कोई इस तरह की कोई चीज हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी एक सूबे के सीएम हैं, और हमने जो कुछ भी किया उनके इस्तकबाल और सारी चीजें वो हमने केपी के इज्जत दी, क्योंकि वो उनका मैंडेट उनके पास था, और हमारे पर कोई इस तरह का प्रेशर नहीं। ये जो अभी भी चीजें हो रही हैं, देखें थोड़ा सा एग्रेसिव मॉब भी हो रहा है ना, जहाँ से लोग आ रहे हैं, वो फिर वो पुलिस और वो सारा सिलसिला होता है, कहीं पे सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, तो इस वजह से हो रहा है। अभी भी अगर कोई असद साहब हम ऐसी कोई चीज होती तो बागे जिना में कैसे काफी तादाद है अब भी मौजूद। असद साहब आप ये बताइएगा कि अब जाहिर सी बात है मुल्क इसमें तो नहीं फंसा रह सकता कि हर हफ्ते किसी न किसी शहर में मोबिलाइजेशन हो और फिर सड़कें ब्लॉक हो और फिर एक कशीदगी का माहौल बढ़े। जाहिर सी बात है सियासी जमातों की कोशिश तो ये होनी चाहिए कशीदगी को कम करे। ये मोबिलाइजेशन से तो कम होती हुई नहीं नजर आ रही, ना पंजाब और आपके दरमियान, ना जो इस वक्त सिंध या बिलखसूस कराची में हुआ। तो फिर क्या आगे तरीकेकार क्या है इसका कि बैठें, डायलॉग करें, कहीं ना कहीं माहौल को ठंडा करें, थोड़ी स्पेस हुकूमत आपको दे, आप एक कदम पीछे हटें, कहीं ना कहीं तो इसको सेटल करना पड़ेगा ना। रोज ये तो नहीं हो सकता कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं। देखिए अभी तो सबसे पहले मैंने आपको पता है मैं कभी पैनल में नहीं आता, मैंने नासिर साहब को चेक किया तो मैं इसलिए क्योंकि अभी इवेंट जारी है और ये बहुत रीजनेबल आदमी है, इसका मेरा रिस्पेक्ट है, तो इसलिए मैं जो है ना ये पैनल में आया हूँ। तो एक तो ये है कि अभी जो चीज हो रही है ये खुद चेक कर ले, हम पुरअमन तौर पर अपना जलसा करना चाहते हैं, बस हमें अपने पुरअमन जलसे के लिए आज मतलब 2-3-4 घंटे खत्म हो जाएगा ना, फारिग हो जाएगा। तो ये जो है ना कम से कम अपनी सिंधी मेहमानदारी का वो लिहाज रखे, और जो सिंध की आवाम के बारे में और सिंधी कौम के बारे में जो कि हमारे एक इम्प्रेशन है कि ये बड़े मेहमानदार और दूसरे लोगों को इज्जत, क्योंकि मेरे यहाँ भी सिंधी में भी इसके साथ अच्छा हो रहा है सही। तो मुझे उम्मीद है कि कोई बदमजगी रोकने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। और मैं अपनी पार्टी से भी कहता हूँ कि बस वो अपना जलसा करे, क्योंकि वहाँ लाइट भी नहीं है, बहुत मुश्किलात है हमारे लिए, लेकिन बहरहाल ये जो भी देखते हैं हमें कि ये क्या जस्टर देते हैं। बाकी जो आपने बात की है, देखें सबसे पहले तो बात यह है कि इस वक्त मुल्क में जमहूरियत नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त हम सबके लिए चैलेंज है कि वोट का जो तकद्दुस था वो खत्म हो गया है। लोग वोट एक को पढ़ते हैं, असेंबली में बैठता दूसरा है, और ये सूरत हाल मैं नहीं समझता। ऐसा आइंदा के निज़ाम मैकेनिज्म होना चाहिए, और इस पर हम हर एक के साथ बात करना चाहते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन वजूद में आए जिसके ऊपर सबका एतमाद हो, और वो इलेक्शन का इनेकाद करे, और जो इलेक्शन हो सबको काबिल कबूल हो, अवाम जिसको मैंडेट दे सब माने, और एक पावरफुल पार्लियामेंट सही मानों में अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट आए, ताकि अवाम की वो पॉलिसी बने जो अवाम की ख्वाहिशात और उनकी तवक्कुआत और उसकी मुद्दे के मुताबिक पॉलिसी हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें एक नई मिसाल की जमहूरियत की जरूरत है कि जिसमें हम 1973 का आईन, जो कि इनकी जो लीडर था, जो इनका इस पार्टी का खालिक था, जो उन्होंने तोहफा दिया था, इसी को वापस रिस्टोर करें, जमहूरियत को हम दवाम दें, डेमोक्रेसी को पनपने दें, और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। बस हम इसलिए मिसाकी जमहूरियत पे जो है ना हम हर एक के साथ बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब और असद कैसे साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की कामयाब नीलामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ मजीद अहम फैसले किए हैं, जबकि कुछ अहम मामलात पर फैसला साजी के लिए गौर शुरू कर दिया है, जिनमें मुल्तान सुल्तान की PSL के 11वें एडिशन से पहले नीलामी, खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए ड्राफ्टिंग के बजाय ऑक्शन का तरीकाकार अपनाने
और फ्रेंचाइजीज की तरफ से खिलाड़ियों के रिटेंशन के मामला शामिल है। अहम बात यह कि मुल्तान सुल्तान के साबका मालिक अली तरीन की जानिब से फ्रेंचाइज की मिल्कियत छोड़ने के बाद से यह बहस जारी थी कि मुल्तान सुल्तान की दोबारा नीलामी की जाए या पीसीबी मुल्तान सुल्तान के मामला खुद चलाए। इस मामले पर पिछले महीने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक सवाल के जवाब में यह कहा था कि पेपरा रूल्स की वजह से फौरी तौर पर मुल्तान सुल्तान की नीलामी मुमकिन नहीं है, इसलिए 11वें एडिशन के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी की जाएगी। जबकि सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने कल हमारे प्रोग्राम में यह कहा था कि वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को कायल करने की कोशिश करेंगे कि मुल्तान सुल्तान की नीलामी पीएसएल के 11वें एडिशन से पहले की जाए, क्योंकि इस वक्त दो टीमों की नीलामी के बाद माहौल साजगार है और बिडर्स की जानिब से दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। और आज ये खबर सामने आई है कि पीसीबी ने पीएसएल के 11वें एडिशन से पहले मुल्तान सुल्तान की नीलामी का फैसला कर लिया है। इस हवाले से जियो न्यूज के रिपोर्टर्स खबर में जराये के हवाले से बताया गया है कि पीएसएल के दो नई टीमों के ऑक्शन पीसीबी के तवक्कुआत से बेहतर रहे, जिसकी वजह से अब मुल्तान सुल्तान की भी नीलामी का फैसला किया गया है। मुल्तान सुल्तान की ओपन बिडिंग होगी, जिसके लिए जल्द इश्तिहार दिया जाएगा और कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद जल्द बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। और कल हमारे प्रोग्राम में सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने मुल्तान सुल्तान की पीएसएल से पहले नीलामी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा था कि पेपरा की टाइमलाइंस और गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाएगा। जब दो नई टीम्स ऐड की गई हैं तो क्या होगा? तमाम प्लेयर्स को रिलीज किया जाएगा या जो 6 और फ्रेंचाइजेज हैं उनको ये इजाजत दी जाएगी कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो रिटेन कर सकते हैं और जो बाकी पूल बचेगा उसका ड्राफ्ट होगा? अभी तक ये भी फैसला नहीं हुआ कि ये ड्राफ्ट होगा कि नहीं होगा और ये 30 को होगा, ये भी फैसला आज हम करने जा रहे हैं। बल्कि आपके शो के बाद मैं चेयरमैन साहब से मिलने जा रहा हूँ इसी पॉइंट के ऊपर कि वेदर 30th को हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे। हम वेट कर रहे थे कि ये दो नए फ्रेंचाइजेस भी हमें ज्वाइन कर लें और उसके बाद हम ये कंसल्टेटिव फैसला करें कि क्या हमने ड्राफ्ट की तरफ जाना है, ऑक्शन की तरफ जाना है या कोई मिक्स करना है, हाइब्रिड करना है। मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश है कि इस वक्त माहौल कुछ ऐसा है और बिडर्स इतने इंटरेस्टेड हैं कि शायद ये मौका है कि हम मुल्तान सुल्तान को टेंडर कर दें, लेकिन वो पेपरा की गाइडलाइंस जो हैं और टाइमलाइंस हैं वो भी हम एक दफ़ा देख रहे हैं। मेरी है मैं नकवी साहब को किसी तरह मना लूँ कि मुल्तान सुल्तान को भी टेंडर आउट कर देते हैं। इसके अलावा सलमान नसीर का यह भी कहना था कि इस बार पीएसएल में खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए रिवायती ड्राफ्टिंग के तरीक़ेकार के अलावा ऑक्शन या हाइब्रिड तरीक़ेकार अपनाने पर भी गौर किया जा रहा है। जबकि अब पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजीज ने भी खिलाड़ियों की नीलामी के ऑप्शन की हिमायत कर दी है। एक्स पर अपनी पोस्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर अली नकवी और कराची किंग्स के टीम डायरेक्टर हैदर अजहर ने खिलाड़ियों की नीलामी के जरिए खरीदारी के ऑप्शन पर वोट देने का ऐलान किया है। ताहम इस हवाले से पीसीबी ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। इसके अलावा अभी तक पीसीबी ने यह भी वाज़ेह नहीं किया है कि 2 नई टीमों की शमूलियत के बाद फ्रेंचाइजीज की जानिब से खिलाड़ियों की रिटेंशन पर क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ ने। राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राशिद लतीफ़ साहब, हमने देखा कि इस हफ्ते 2 नई टीमों का ऑक्शन हुआ है, हैदराबाद और सियालकोट, और 360 करोड़ में ये नीलामियां हुई हैं। और इसके बाद एक ये बहस जारी थी कि मुल्तान सुल्तान को पीसीबी रन करेगा या उसकी नीलामी की जाए। तो आज ये इतलात आ रही है, अभी तक जराये से ये बताया जा रहा है कि मुल्तान सुल्तान की नीलामी भी जो है वो की जाएगी पीएसएल के 11वें एडिशन से पहले, क्योंकि इस वक्त माहौल साजगार है, बिडर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि एक बेहतर फैसला होगा कि जब 2 टीमों से 360 करोड़ मिले तो मुल्तान सुल्तान की भी नीलामी कर दी जाए 11वें एडिशन से पहले? जी शहजाद भाई, बिल्कुल कर देनी चाहिए, क्योंकि जो भी फीस आ रही है 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब 75, 1 अरब 85, तो ये बर्डन वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी तरफ से करना पड़ेगा। अगर वो खुद चलाने की कोशिश करेंगे, नो डाउट उसमें प्रॉफिट हो जाएगा आगे जाके, लेकिन ये जो पैसे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आने चाहिए। जिस तरह अभी आपने देखा 2 दिन पहले जो नीलामी हुई है उसमें ठीक ठाक पैसे मिले हैं और ये राइट टाइम है। अब ये देखना है कि मुल्तान सुल्तान का क्या इंटरेस्ट है। वैसे तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है 7 साल का हुआ था उनका, राइट टू रिफ्यूजल मुल्तान के पास होगा, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया 31 दिसंबर को। अब ये देखते हैं कि मुल्तान को ये ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे, या डायरेक्ट बिड में जाएंगे। अब मुल्तान सुल्तान को लेकर एक ये, जैसे उनके ओनर जो अली तरीन थे वो भी बात करते थे कि बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें हमने की है और 1.1 बिलियन की वो टीम थी, यानी कि 110 करोड़ की, और बहुत सारे दूसरे फ्रेंचाइजीज कहते थे, समझते थे कि ये बहुत महंगी टीम है उनकी, लेकिन अब जो बोलियां लगी है वो तो इससे कई ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या पोटेंशियल है कि जिन प्राइसेस पे हैदराबाद और सियालकोट खरीदी गई है उस पर भी फ्रेंचाइजीज पहले साल नहीं तो आगे आने वाले सालों में मुनाफा कमा सकेंगी? आपका क्या ओपिनियन है इस पर?
देखिए इसमें वर्किंग होनी चाहिए, जाहिर सी बात है वर्किंग की होगी। दोनों फ्रेंचाइज ने, सियालकोट और हैदराबाद ने जिन्होंने वर्किंग की होगी। जहाँ तक मुल्तान सुल्तान का है, ये एक्सपेंसिव थी उस जमाने में, $6.3 मिलियन की थी ये, जो कि बहुत ज्यादा पैसे बन जाते थे, शायद उनको लॉस होता हो। लेकिन वहीं पे मैं देखता हूँ कोयटा ग्लेडिएटर हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, दलमी हो, इनको मुनाफा जरूर हुआ होगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक 2 साल पहले सारी टीमों ने तकरीबन 1 अरब से तक पैसे लिए हैं। उसमें कटौती बहुत ज्यादा होती है, जैसे लॉजिस्टिक्स की हो गई है, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोडक्शन जो होती है उसके पैसे कटते हैं, तो मिल मिला के प्रॉफिट में चली जाती है। लेकिन बड़ी फ्रेंचाइज लाइक कराची, लाहौर, मुल्तान सुल्तान, ये बराबर पे उठती होंगी या लॉस में जाती होंगी। लेकिन अब ये देखना है कि दो जो फ्रेंचाइज आई हैं, या मुल्तान सुल्तान नीलामी में जाती है, इनको क्या फायदा होगा? ठीक है, 1 अरब की 85 की ली है इन्होंने, उसके बाद टैक्सेज है, उसके बाद टीम खरीदेंगे, 1.2 मिलियन की प्लेस खरीदेंगे, लॉजिस्टिक्स है, प्रोडक्शन है, तो ये तकरीबन 2.25 अरब तक में चली जाती है। क्या मार्केट में इतनी है? अगर तो है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। और राशिद साहब, ये तो कोई मेरे ख्याल से इसमें शक की बात नहीं कि अब 2 नई टीमें आ गई हैं, तो ये एडिशन पिछले एडिशन से मुख्तलिफ भी होगा और बड़ा भी होगा। लेकिन अब 2 चीज़ों पे बात हो रही है कि क्या टीम्स में बेहतर प्लेयर बैलेंस रहे, उसके लिए क्या तमाम प्लेयर्स को क्या रिलीज कर दिया जाए या इजाज़त दी जाए कि जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं जिन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया है कुछ प्लेयर्स पे, उनको कुछ प्लेयर्स रिटेन करने की इजाज़त दी जाए? आपकी क्या राय है? बैलेंस के लिए बेहतर है कि तमाम को रिलीज किया जाए या इजाज़त होनी चाहिए रिटेंशन की? चलो भाई, 3 चीजें होती हैं इसमें। एक तो सबसे पहले था आईपीएल के ऑक्शन से पहले इनको डायरेक्ट साइनिंग करने की इजाजत दे देते। डायरेक्ट साइनिंग में बहुत अच्छे प्लेयर जो आईपीएल में नहीं जाते वो इनके पास आ जाते। दूसरा, ड्राफ्ट जो करेंगे उसमें रिटेंशन 2 से 3 प्लेयर रिटेन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है लास्ट 10 ईयर की, 7 ईयर की इन्वेस्टमेंट है तमाम फ्रेंचाइज की, वो अपने प्लेयर को रिटेन करना चाहेंगे, बाकी पूल में डाल दें, सेंट्रल पूल में डाल देंगे। और तीसरा है ऑप्शन का है, ऑप्शन का भी अच्छा हो सकता है, लेकिन जहाँ पे फ्रेंचाइज की कीमतें बढ़ी हैं वहाँ पे प्लेयर की प्राइस हम देखना चाहेंगे कि क्या वो पुरानी वाली 2016 वाली है कि 1.2 मिलियन है, या रुपीस में है, या डॉलर में है, वो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन 3 ऑप्शन थे, जो एक जाया हो चुका है, डायरेक्ट साइनिंग बिफोर द आईपीएल। अभी भी डायरेक्ट साइनिंग अगर हम दे दें इनको फ्रेंचाइज को, तो बाहर की जो 2 फ्रेंचाइज आई हैं ये बहुत अच्छे प्लेयर, महंगे प्लेयर खरीद सकते हैं। सही। लोकल प्लेयर्स में अगर आप कह रहे हैं कि 6 टीमों को 2 से 3 प्लेयर्स रिटेन करने की इजाजत हो क्योंकि उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया, तो राशिद भाई इसका मतलब होगा तकरीबन 12 से 18 प्लेयर्स तो फिर रिटेन हो जाएंगे। और पाकिस्तान में अगर आप कहें कि बड़े प्लेयर्स, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, 8-10 ही ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको आप कह सकते हैं ये मार्की प्लेयर्स हैं, जिनको फैंस भी देखने आते हैं, स्किल वाइज भी बेहतर हैं, तो फिर नई टीमों के पास क्या बचेगा? नहीं, इसमें टेक्निकल चीजें बहुत आ जाती हैं। मैं एक मिसाल लेता हूँ, बाबर आजम की ले लेता हूँ। बाबर आजम की जो रेट होगी वो आम प्लेयर से ज्यादा होगी, शाहीन की भी या किसी और प्लेयर की भी। वो शायद जब 3 प्लेयर रिटेन करेगी, दलमी हो सकता है कि वो प्राइस मैच ना करती हो, तो वो बोलेगा मुझे सेंट्रल पूल में डाल दिया जाए, मैं ऑप्शन में जाना चाहता हूँ या ड्राफ्ट में जाना चाहता हूँ। तो वहां पे फायदा हो जाएगा कि सियालकोट चाहेगा या हैदराबाद चाहेगा कि बाबर या XYZ किसी को भी लेंगे, यार हम जो पैसे वहां मिलते थे वहां से हम इंक्रीज कर देंगे 25%। ये चीजें लीगल हैं जो कि करनी चाहिए। तो इसमें जरूरी नहीं है जो हम नाम सोच रहे हैं कि वो उन्हीं के साथ खेलेंगे, वो अपना बेनिफिट जरूर देखेगा प्लेयर, तो इसमें सेंट्रल पूल में चला जाएगा, वो बोलेगा मुझे ड्राफ्ट में डाल दें। अच्छा राशिद भाई, ये जरा बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो वहां पे तो आपको पता है कि प्लेयर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जो बेस्ट अमाउंट है वो $2 लाख होता है, और अब पीसीबी ने कहा है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमने देखा डेविड वार्नर को आखिरी सीजन में $3 लाख मिले थे। लेकिन इस पर्स को जो टीम का है 1.4-1.5 मिलियन डॉलर्स, इसको क्या बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम बेहतर प्लेयर्स अट्रैक्ट कर सकें? और दूसरा, क्या आप समझते हैं कि अगर ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन सिस्टम हो जैसे आईपीएल वगैरह में होता है, तो लोगों की दिलचस्पी क्या ज्यादा होगी इसमें, और क्या बेहतर प्लेयर्स हम अट्रैक्ट कर सकेंगे? देखिए, ऑप्शन में प्लेयर की सही वैल्यू मालूम चल जाएगी। अभी ड्राफ्ट में तो ये होता है ना कि मेरी वैल्यू 1-10 दी हुई है कहीं पे भी और मैं उसी में जाऊंगा, लेकिन शायद उसमें ऑप्शन क्या होता है, 8 टीमों को एक प्लेयर के ऊपर बोली लगा सकते हैं, तो उसमें सबके पास ऑप्शन होता है। यहाँ पे डिसाइड होता है कि किसकी टर्म कब आ रही है, तो शायद कुछ प्लेयर किसी को नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपके पास ओपन विंडो होती है जिसपे आप प्लेयर को परचेज, बाय और सेल बाय कर सकते हैं। सेलिंग का सिस्टम तो है नहीं हमारे यहाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन पे अगर जाएंगे। लेकिन जो बात की आपने जो इसकी प्लेयर्स की बाय की, कितने 1.2-1.3 मिलियन जो भी है, अब फॉरेनर्स प्लेयर के लिए, ओवरसीज
ओवरसीज प्लेयर के लिए आप डॉलर में करते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर के लिए आप रुपीज में करेंगे, तो दोनों को अनाउंस करें कि हमारे पास कितना बजट है, कितना हम देंगे। अगर तो फ्रेंचाइज की कीमत बढ़ी है, जो अगर लाहौर के अंदर 42 करोड़ से 57 करोड़ आ गया, तो इसी तरह से इनकी भी एक कीमत एक लगानी चाहिए, जो बढ़ा के देनी चाहिए। जो प्लेयर एक ले रहा था 2016 में, अब उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। तो इसी तरह हमारी लीग की वैल्यू भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब हमारे साथ। एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरे हुकूमत और पूरे सियासी निजाम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पिछले 14 रोज से जारी इन मुजाहरों में सैकड़ों हलाकतों की इतलात सामने आ रही हैं। एक तरफ मुजाहिरीन हैं जिनकी जानिब से सरकारी अवामी इमलाक और बाज़ शहरों में मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाने के मनाज़िर सामने आ रहे हैं। और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और मगरबी मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि तेहरान से शुरू होने वाले मुजाहरे अब मुल्क भर में फैल चुके हैं। नॉर्वे में कायम ईरानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इन मुजाहरों में अब तक कम से कम 192 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं, जबकि ईरानी मीडिया का दावा है कि अब तक मुजाहरों में 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा तेहरान फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के मुताबिक मुजाहरों में अब तक 30 से ज़्यादा मसाजिद समेत हुकूमती इमारतों, घरों, शॉपिंग सेंटर्स और बैंक्स नजरे आतिश किए जा चुके हैं। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आती जा रही है, जबकि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी मुजाहिरीन के हक में और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे देखे जा रहे हैं। इन्हीं मुजाहरों के दौरान कल लंदन में एक शख्स ने ईरानी सफारत खाने से ईरान का झंडा उतार कर इनकलाबे ईरान से पहले का झंडा लहरा दिया। ताहम ईरानी हुकूमत का दावा है कि अब मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरों में कमी आ रही है और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल काबू में है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम के मुताबिक ईरान में कल रात से मजमूई सूरत-ए-हाल पुरअमन और मामूल के मुताबिक रही। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में किसी नुमाया बदअमनी या हंगामा आराई की इत्तला नहीं मिली। सिक्योरिटी खदशात, दहशतगर्दी के खतरात और बैरूनी मुदाखलत की वजह से इंटरनेट आर्जी तौर पर मुतासर हुआ। ईरानी हुकूमत की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पर दुश्मन मुल्कों की हिमायत के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। इन्हें किराए का फौजी भी करार दिया जा रहा है और ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजाहिरीन की हिमायत में आने वाले बयानात इन इल्जामात को तक़वियत दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमरीका ईरान पर हमला कर देगा। जबकि आज एक बार फिर सदर ट्रंप ने मुजाहिरीन के हक में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है और अमरीका मदद के लिए तैयार है। इसी दौरान अब ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि अमरीका मुजाहिरों को जवाब बनाकर ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान पर हमले के लिए इब्तदाई मंसूबों की तैयारी कर रही है, जिनमें बड़े पैमाने पर फिजाई हमलों का ऑप्शन भी शामिल है। हुकाम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ सख्त धमकियों पर किस तरह अमल किया जाए और अगर हमले का फैसला होता है तो ईरान में कौन से मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। जबकि रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ईरान में अमरीका की मुमकिना मुदाखलत को लेकर अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का भी राब्ता हुआ है, जिसके बाद इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इन्हीं खबरों के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान में अफरा तफरी और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। दोनों ममालिक ईरान में फसादात करा रहे हैं। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने भी खबरदार किया है कि अगर अमरीका ईरान पर हमला करता है तो खित्ते में मौजूद इसराइल और अमरीका के तमाम फौजी और बहरी अड्डे ईरान के लिए जायज़ हदफ होंगे। यानी ईरान में जारी मुजाहरे अब ईरान की बका और सलामती के लिए भी खतरा बन चुके हैं। लेकिन अहम बात यह कि ईरान में रजीम की तब्दीली से न सिर्फ ईरान बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते और बिलखसूस पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान है और दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं। ऐसे में अगर ईरान में कोई पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत कायम होती है तो इससे पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। इस हवाले से अमरीकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट ने अपने एक मजमून में लिखा है कि वेनेजुएला में कामयाबी के बाद अमरीका समझता है कि ईरान में भी बासानी हुकूमत तब्दील की जा सकती है। लेकिन यह हकायक के इंतहाई गलत तशरीह है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता लातीनी अमरीका नहीं है। ईरान के साथ वेनेजुएला जैसा सलूक न सिर्फ नाकाम होगा बल्कि मशरिक़ वस्ता से लेकर जनूबी एशिया तक कई महाजों पर बहरान को जन्म देगा। मजमून में लिखा है कि लातीनी अमरीका में वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को अर्जेंटीना और इक्वाडोर जैसे इलाकाई इत्तेहादियों की हिमायत हासिल थी, लेकिन मशरिक़ वस्ता में इसराइल के सिवा अमरीका के करीबी इत्तेहादी मुकम्मल जंग की किसी भी कोशिश की मुखालफत करेंगे और वाशिंगटन पर तसादुम के बजाय सिफारतकारी पर जोर दे रहे हैं।
और इस कोशिश में पाकिस्तान भी शामिल है। मजमून के मुताबिक इस्लामाबाद को यह तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस मुमकिन तब्दीली के नतीजे में ईरान पुरतशद्दुद तौर पर बिखर जाएगा, जिससे बलोच अलहदगी पसंद ग्रोह मजबूत होंगे जो दोनों एतराफ सरगर्म है। इसके अलावा ईरान से मुहाजिरीन की बड़ी तादाद का पाकिस्तान में दाखिल होना भी कौमी सलामती के लिए अहम खतरा है। इसीलिए पाकिस्तान अमरीका और ईरान में कशीदगी कम करने के लिए मददगार साबित हो सकता है, जबकि पाकिस्तान पहले ही कशीदगी कम करने के लिए खामोश सिफारती कोशिश में भी मसरूफ है, जिन्हें वाशिंगटन और तेहरान दोनों सराहते हैं। बहरहाल अहम बात यह कि एक तरफ तो अमरीकी सदर ईरान में मुजाहिरीन से बुरे बर्ताव पर ईरानी हुकूमत को हमले की धमकियां दे रहे हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ अमरीकी सदर का अमरीका में अपने मुखालफिन और मुजाहिरीन के खिलाफ बर्ताव तनकीद की वजह बन रहा है। सदर ट्रंप के इस दौर में अमरीका भर में और बिलखसूस डेमोक्रेटिक रियासतों में तारकीन वतन पर जमीन तंग की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मकसद के लिए आइस नामी इदारे को वसी तर इख्तियारात दिए हैं और अक्सर डेमोक्रेटिक रियासतों में फेडरल एजेंट्स तैनात किए गए हैं जो न सिर्फ तारकीन वतन को डराने और धमकाने का काम करते हैं, बल्कि इस इदारे के अमरीकी शहरियों पर बराह रास्त फायरिंग और मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने के तशवीशनाक वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। 3 रोज पहले अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट नामी इस इदारे के एहलकारों ने 37 साला खातून रीनी निकोल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत इंतजामिया के दीगर अरकान ने आइस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनका दिफा करना शुरू कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि यह खातून आइस के एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाना चाहती थी। अमरीकी हुकूमत ने इस वाक़े को डोमेस्टिक टेररिज्म का नाम देकर खातून पर लेफ्ट विंग नेटवर्क का हिस्सा होने का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में इस इदारे के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए, मगर आइस और फेडरल एजेंट्स ने मुजाहिरीन पर भी तशद्दुद करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि अमरीकी फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे मुजाहिरीन पर तशद्दुद का इस्तेमाल कर रही है। आइस के एहलकार अब तक कम से कम 3 शहरियों को बराह रास्त गोलियां मार चुके हैं, जिसके खिलाफ रवां हफ्ते अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में 1000 से ज्यादा मकामात पर मुजाहरे प्लान किए गए और न सिर्फ अवाम इस इदारे के खिलाफ हैं, बल्कि मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स, मेयर, मकामी पुलिस और अरकान कांग्रेस समेत सिविल सोसाइटी आइस के खिलाफ आवाज उठा रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।